मिस्टेक अगर हम करते हैं तो इसके लिए कभी हमें माफ भी कर दिया जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कोई काम कर रहे हो उसमें मिस्टेक्स होते हैं तो वो नेचुरल है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। उससे हम कुछ सीख कर कुछ नया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर कुछ मिस्टेक्स ऐसे भी होते हैं जिसे करके न ही आपको कुछ लर्निंग मिलती है, न ही आपको कोई सेकंड चांस मिलता है, और परिणाम वो होगा जिसे आप सोचोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसा ही एक गलती का परिणाम आप इस वीडियो में जानोगे। बात 30 सितंबर 1999। हिसाशी ओइची और उसके साथ के 2 कलीग, उनके उस एक गलती से उन्हें ऐसा दर्दनाक मौत मिला कि द मोस्ट रेडियो एक्टिव मैन एवर अफेक्टेड इन हिस्ट्री में अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो उसमें हिसाशी ओइची का नाम आता है। वो इफेक्ट इतना भयंकर था कि एक्सीडेंट के 83 दिन तक वो हिल नहीं पाए और फाइनली उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, अभी भी लोगों में रेडिएशन के रिगार्डिंग जानकारी सही से नहीं है और वो किस हद तक डेंजरस हो सकता है आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। रेडिएशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो हीट के फॉर्म में मिलता है, सेकंड कैटेगरी जो लाइट या वेव के फॉर्म में मिलता है, ये दोनों टाइप के रेडिएशन जो हमारा मोबाइल फोन हमें देता है, एंड थर्ड कैटेगरी आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि एक्स रेज, गामा रेज इन सब के फॉर्म में मिलता है। इन्हें अगर आप अपने नेकेड आई से देखोगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, एंड यही वो रेडिएशन है जो उन तीनों ने फेस किया। इस कैटेगरी वाला रेडिएशन इतना खतरनाक है जो आपके जीन में चेंजेस ला देगा, जो आपको और आपकी आने वाली कितने पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा उसका अनुमान शायद ही आप लगा पाओगे। इस कैटेगरी के रेडिएशन से उन लोगों को खतरा होता है जो लोग रेडियोलॉजी या न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं। बात उन दिनों की है जब जापान के टोकाईमुरा न्यूक्लियर प्लांट्स में प्रोडक्शन जोरों से चल रहा था। हैवी डिमांड की वजह से उनके बॉस का ऑर्डर था माल 28 सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। वे लोग यूरेनियम ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करके यूरेनाइल नाइट्रेट फ्यूल बना रहे थे। 28 तारीख तक माल रेडी न होने के कारण उन पर और वर्क प्रेशर बढ़ गया था। उस दौरान वहाँ मौजूद कोई भी टेक्नीशियन को उस काम में लगा दिया जा रहा था जिसमें फ्यूल बनाने का काम हिसाशी ओइची, मुसाटो शिनोहारा और युटाका योकोकावा को दिया गया था। डिसॉल्व करने का काम मशीनों द्वारा करना था, पर 2 साल पहले बने उस कंपनी के रूल्स के अनुसार ये काम एक स्टेनलेस स्टील की बाल्टी में यूरेनियम ऑक्साइड को डालकर डिसॉल्विंग का काम मैन पावर के थ्रू भी किया जा सकता है। इस प्रोसीजर में हुए चेंजेस की जानकारी गवर्नमेंट को नहीं थी। उस रूम में डिसॉल्विंग का काम हिसाशी ओइची और शिनोहारा दोनों मिलकर कर रहे थे और योकोकावा करीब 6 फुट दूर कुछ पेपर वर्क कर रहा था। वो तीनों उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं थे और न ही उन्हें उस काम की पूरी जानकारी थी। वे लोग पहली बार उस काम को कर रहे थे। प्रोसीजर के अनुसार यूरेनियम को केवल 5% ही डिस सॉल्यूशन टैंक में डिसॉल्व करना था, बट इसकी जानकारी न होने की वजह से पर उन्होंने यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन 18% कर दिया, जो कि इतना ओवरलोड हो गया कि अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन का रूप ले लिया और तभी ब्लू फ्लैश के साथ एक धमाका हुआ। ओइची जो कि टैंक के सबसे पास खड़ा था, वो रेडिएशन का सबसे हाईएस्ट डोज से इफेक्ट हुआ जो कि 17 सीवर्ड्स था। सिनहोरा 10 सीवर्ड्स, योकोकावा जो कि थोड़ी दूर पर था वो केवल 3 सीवर्ड्स से इफेक्ट हुआ। एंड इंटरनेशनल रेडिएशन सेफ्टी लिमिट के हिसाब से एक रेडिएशन वर्कर को साल के 20 मिली सीवर्ड्स से ज्यादा नहीं लेना है और 5000 मिली सीवर्ड्स इंसान की जान लेने के लिए काफी है। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। उस समय की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं दिखी, उनके शरीर लाल और सूज गए थे। हिसाशी को आईसीयू में भर्ती लिया गया। वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे थे उसकी कंडीशन नॉर्मल है। वो बड़े अच्छे से उनसे बात भी कर रहा था। कंडीशन क्रिटिकल न होने की वजह से उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, पर डॉक्टर्स उसके चेकअप के लिए सैंपल्स ले लिए थे। रिपोर्ट में पता चला कि क्रोमोसोम्स रेडिएशन की वजह से म्यूटेंट एंड डिस्ट्रॉय हो चुके थे। रिपोर्ट आने के अगले ही दिन उसे टोक्यो अस्पताल बुलाया गया और उसका ट्रीटमेंट एक स्टेराइल रूम में शुरू कर दिया गया। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 10 दिन के बाद फिर अस्पताल बुलाया। तब उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके शरीर ने स्किन छोड़ना शुरू कर दिया था। स्किन डिकम्पोज होने लग गए थे। उनके शरीर का म्यूकस मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिन लोगों को नहीं पता, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा नाक और गला की नली को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। हिसाशी का इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग भी शुरू हो गया था। डॉक्टर्स ने उनका फिर इलाज शुरू कर दिया। एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से नर्स उनके हाथ पैर में बैंडेजेस लपेटते। बैंडेजेस तो मानो पूरा खून से गीला हो चुका था। उनका
स्किन ग्राफ्टिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कैंसर ट्रीटमेंट, सारा कुछ चल रहा था। उस समय पूरे वर्ल्ड में ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट किसी का नहीं हुआ था। हिसाशी पहला व्यक्ति था जो ये सब ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था। 1.5 महीना ये ट्रीटमेंट चलता रहा। हिसाशी भी हार मान चुका था। उतना दर्द अब उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो डॉक्टर से विनती करता, मुझे मरने दो, मत करो मेरा इलाज, मुझ पे एक्सपेरिमेंट मत ट्राई करो, आई एम नॉट अ गिनी पिग, ऐसा वो कह रहा था। एंड फाइनली ऑन 53 डे उसे पहला हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और फाइनली फिर से उसे होश आया। उस दिन उसे 3 बार हार्ट अटैक आया एंड बार बार उसे बचा लिया जा रहा था और इसके बाद डॉक्टर्स ने भी उसकी कंडीशन को देखकर हाथ खड़ा कर ही लिया था और उसकी फैमिली को एक डीएनआर साइन करने को दे दिया। जिन लोगों को नहीं पता डीएनआर क्या होता है, डीएनआर एक तरह का पिटीशन या एग्रीमेंट है जिसमें अगर आगे पेशेंट को अगर कुछ होता है तो फर्दर इसे बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। एट लास्ट एक्सीडेंट के 83 दिन बाद 21 दिसंबर 1999 को हिसाशी औची ने अपना दम तोड़ दिया। सिनोहारा का इलाज 7 महीनों तक चला पर वो भी नहीं बच पाया। योकाकावा जो कि सबसे कम इफेक्टेड हुआ था, बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसने अपने आप को रिकवर कर लिया। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट यही है कि हॉस्पिटल्स के रूल के अनुसार एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा पेशेंट को दर्द में ना रखा जाए। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो उसे चैन से मरने दें। पर इसके रिगार्डिंग लोगों में मिक्स्ड फीलिंग है। कुछ लोग सोचते हैं डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ लोगों का कहना था डॉक्टर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसे हैंडल कर रहे थे। वे रेडिएशन पॉइजन को स्टडी करने के लिए उस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके कारण उसका बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ। अब दोस्तों ये तस्वीर, ये हिसाशी की तस्वीर नहीं है, ये किसी दूसरे पेशेंट की है जिसका जलने से ऐसा हाल हुआ। ये तस्वीर आपको बहुत से वेबसाइट्स और वीडियोस में दिखाएंगे जो दावा करते हैं कि ये हिसाशी की पिक है, बट ये रॉन्ग है। ये तस्वीर किसी बुक से ली गई है। अगर आप बर्न केसेस, सर्जरी को स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके के पिक्स दिखेंगे जहाँ इस तरीके से लटकाकर इलाज किया जाता है। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। खैर जो भी हो, जिस तरीके का दर्द जो उसने सहा वो हम तो महसूस नहीं कर सकते बट एक लर्निंग जरूर ले सकते हैं। दोस्तों आपका क्या राय है? डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए उस पे इतने सारे ट्रीटमेंट्स किए, वो बेचारा तड़पता रहा, उन्होंने सही किया या गलत ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट में जरूर लिखना। होप सो कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई हैप्पी एंडिंग मिलेगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।